गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन लेक्चर सीरीज का, जिसका नाम है कैपिटल गेन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चैप्टर को हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि सर कैपिटल गेन कब लगेगा हमारे ऊपर। सबसे पहले बात तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए और दूसरा उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। पहला तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, तभी आप पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। सर ये कैपिटल एसेट क्या होता है? अब मेरी बात समझना, कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। अब आप किसी भी टाइप की अगर अपने पास एसेट रखते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट है, चाहे वो आपके लिए बिजनेस में यूज़ आ रही हो, चाहे वो बिजनेस में यूज़ नहीं आ रही हो आपके लिए। अगर आपके पास कोई भी टाइप की एसेट है तो वो सारी आपकी होगी कैपिटल एसेट हो जाएगी। क्या सर हमारा स्टॉक भी कैपिटल एसेट है? अगर यहाँ तक पढ़े तो हाँ भाई, स्टॉक भी आपका कैपिटल एसेट है। बट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया है। कौन कौन सी? स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास धंधे में माल पड़ा है, आपका इन्वेंट्री पड़ा है, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा, वो आपका इन्वेंट्री होगा और वो पीजीबी में आपका टैक्सेबल होने वाला है। आपकी कोई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका रुमाल है, आपका फ़ोन है, आपकी बाइक है, ये आपकी क्या होगी ना, ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं होगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, गांव में अगर आपका खेती का ज़मीन है, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है, वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। अब मेरी बात समझना, हमने क्या बोला कि आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका रुमाल है, आपका फ़ोन है, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। बट सारी आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं है। कुछ इन चीज़ों को हमने क्या किया, इंक्लूड किया है। दीज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। अगर आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। कौन कौन सी? अगर आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास सोने की बिंटी है, सोने की आपके पास क्या है, बिंटी है, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, रिंग है आपके पास सोने का, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल एसेट होगा। अगर उसको आप बेचोगे तो आपके पास कैपिटल गेन आपको लगने वाला है, क्योंकि वो महंगी चीज़ है ना यार। ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, ये आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा। बट इसके अलावा अगर कोई आपका पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको बोल देगा आपके पास रुमाल है, आपके पास फ़ोन है, आपने फ़ोन बेचा, तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपने अपनी बाइक बेची है, क्या कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों में कवर नहीं है। वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इसमें कवर होती तो उसको कैपिटल एसेट मानते हैं अपन, इसमें कवर नहीं है तो उसको अपन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अगर सिक्योरिटी हेल्ड करता है फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, एफएफआई क्या करता है, सिक्योरिटी को हेल्ड करते हैं, या फिर यूलिप है, उसको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर यूलिप वो एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 1010D में, 1010D में अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो उसको क्या करेंगे अपन, कैपिटल एसेट मानने वाले हैं। सर ये 1010D क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। बट इतना ध्यान रखना, अगर यूलिप आपका 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है और एफएफआई ने सिक्योरिटीज हेल्ड करी है, उसको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। सर आपने क्या, मेरे को एक चीज़ बताइए आपने कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो गाँव में ज़मीन है हमारे खेती की ज़मीन, उसको अपन कैपिटल एसेट नहीं मानते, उस पर कैपिटल गेन अपना नहीं लगेगा। तो सर गांव में खेती की ज़मीन किसको मानेंगे? हमारे शहर में भी खेत है, क्या उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान लें? आंसर इज, अगर वो आपका इस डेफिनेशन में कवर होता है तो वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, अदरवाइज वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। अब मेरी बात सुनना, कोई ऐसी जगह है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, अगर वहाँ आपकी कोई ज़मीन है और वहाँ पर आप खेती करते हैं तो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान ली जाएगी। कोई ऐसी जगह है जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक है, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक आपका पॉपुलेशन है, तो वो वाला एरिया आपका रूरल नहीं माना जाएगा, वो वाला एरिया आपका अर्बन माना जाएगा। उस एरिया के 2 किलोमीटर तक का दायरा भी आप क्या माना जाएगा, अर्बन माना जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ का आपका एरिया है, यहाँ पर आपका एरिया है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर का एरिया, ये वाला भी अर्बन माना जाएगा। अगर आपकी ज़मीन इस एरिया के बाहर है यहाँ पे, तो वो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। मान लीजिए सर कोई एरिया जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज़्यादा है और 10 लाख तक है, तो जहाँ पे वो एरिया है वहाँ से 6 किलोमीटर तक का एरिया है ना, 6 किलोमीटर, वो भी अर्बन माना जाएगा। उसके बाहर वाला एरिया आपका रूरल माना जाएगा। अगर किसी कहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा है तो वहाँ के 8 लाख तक, 8 किलोमीटर एरिया, मतलब जहाँ वो आपके है वो एरिया, वहाँ से 8 किलोमीटर तक का एरिया, मतलब ऐसा पूरा घूम के यहाँ भी 8 किलोमीटर, यहाँ भी 8 किलोमीटर, यहाँ भी 8 किलोमीटर, ये आपका पूरा अर्बन माना जाएगा। उसके अगर बाहर आपकी लैंड सिचुएटेड है और वहाँ पे आप खेती का काम करते हैं तो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड
मानी जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सर, ये जो 8 लाख 1 लाख है, 10 लाख है, 10,000 है, पॉपुलेशन कैसे मेज़र करेंगे? लास्ट जो आपका जनगणना हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉपुलेशन देखी जाएगी। सर आपने दो बातें बोली थी, एक तो आपका कैपिटल एसेट होना चाहिए, जो आपने बता दिया क्या होता है। दूसरा आपने बोला ट्रांसफ़र होना चाहिए। सर ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब है आपने उस कैपिटल एसेट को बेच दिया है, एक्सचेंज किया है, रेलिंग्विश किया है, एक्सटिंग्विश किया है, अपना राइट किसी को ट्रांसफ़र किया है। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी आपसे एक्वायर कर लिया है। आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर आपने जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन कर लिया है। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट या फिर फुल आपने क्या किया है, पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। अब मेरी बात समझना, ट्रांसफ़र आपका हो गया तो सर जो कैपिटल गेन आएगा अपने पास, कैपिटल एसेट से जो कैपिटल गेन आएगा वो दो टाइप का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। आपने एसेट को थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख के बेच दिया, शॉर्ट टर्म गेन होगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख के अपने पास बेच दिया तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सर अपने ये टाइम कैसे मेजर करेंगे कि थोड़ा टाइम क्या है, ज़्यादा टाइम क्या है? अब मेरी बात समझना, अगर आपकी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, अगर आपकी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, अपन ये बात कर रहे हैं 22 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने ट्रांसफ़र किया है, 22 जुलाई 2024 से अगर पहले ट्रांसफ़र किया है और आपका लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट्स, या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई है, ओनली यूनिट ऑफ यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है म्यूचुअल फंड का, अगर उनको आपने 1 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा रख के बेच दिया तो उसका आपका लॉन्ग टर्म गेन होगा। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उनको 2 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म, अगर 2 साल से ज़्यादा रख के बेचा है तो लॉन्ग टर्म होगा आपका गेन। अगर इनके अलावा कोई भी एसेट है, इनके अलावा कोई भी एसेट है तो उसको अगर आपने 3 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म, और अगर 3 साल से ज़्यादा रखा है तो आपका लॉन्ग टर्म गेन होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर एक एसेट का एग्जांपल दीजिए ना, अदर एसेट में कौन सा आ सकता है? गुडविल आ सकता है आपका, गुडविल आपका इसमें आ सकता है। चलिए सर 23 जुलाई या उसके बाद में बेचा है तो उसमें अब सिर्फ 2 स्लैब बची है। अगर आपका लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है, जीरो कूपन बॉन्ड है, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, अगर आपके पास ये वाली एसेट्स हैं तो अगर आपने 1 साल तक रखा है तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म, अदरवाइज आपका लॉन्ग टर्म होगा। इसके अलावा कोई भी आपकी एसेट है तो आपकी सारी अगर 2 साल की लिमिट रहेगी, अगर 2 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, क्या लिखा है? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। यहाँ पे क्या था? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, मतलब अगर यूनिट है तो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका या तो यहाँ जाएगा, यहीं जाएगा आपका, अगर अदर देन यूनिट है तो। यूनिट अगर आपका है तो इसमें जाने वाला था, बट यहाँ पे क्या लिखा है? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी। अगर आपके पास लिस्टेड यूनिट्स है ना तो आपका यहाँ नहीं जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अदर देन यूनिट अब हटा दिया गया है। इसीलिए तो ये वाला पॉइंट भी हटेगा, क्योंकि ये यूनिट है, यूनिट यहाँ पे कवर हो चुका है, लिस्टेड है तो। समझ गए? लिस्टेड सारे शेयर सिक्योरिटी यूनिट सब इसमें कवर हो गए। जीरो कूपन बॉन्ड यहाँ कवर हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट यहाँ कवर हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी एसेट है तो आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। चलिए अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो लगता है कि ये ट्रांसफर हुआ है, बट ये ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, मतलब इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन लगने के लिए 2 बातें जरूरी है। आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए, बट इसको अपन ट्रांसफर ही नहीं मान रहे तो आपके पास कैपिटल गेन आप पे लगेगा ही नहीं। मान लीजिए इंडिविजुअल एचएफ ने क्या किया है, गिफ्ट में, विल में कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, एक्सेप्ट एसओप को, तो इसको अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। या आपने क्या किया है, एचयूएफ ने टोटली या पार्शियली क्या किया है, अपने एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने मेंबर्स में, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। देखो अपने 2 बातें डिस्कस कर ली है। इंडिविजुअल एचयूएफ गिफ्ट या विल में किसी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एचयूएफ क्या करती है, अपने मेंबर्स को एसेट बांटती है, पार्शियली या फुल एसेट बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो भी उसको क्या नहीं माना जाएगा। सॉरी, जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है तब वो एसेट बांटती है अपने मेंबर्स को, तब भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वॉल्यू एंड सब्सिडरी कंपनी क्या करती है, अपने होल्डिंग कंपनी को एसेट देती है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी एसेट का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको भी अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पर ध्यान रखना, ये एग्जेम्पशन तभी अवेलेबल है जब एसेट आपने दी है, अपने होल्डिंग को दी है या सब्सिडरी को दी है, तो उसके 8 सालों में, जब आपने एसेट दिया उसके 8 सालों में एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया है, और होल्डिंग कंपनी लगातार अपना 100% स्टेक होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी में। अमेलगमेशन या डीमर्जर के केस में कंपनीज में एसेट का आदान प्रदान हुआ है तो भी आपका वो क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके लिए कंडीशंस क्या है? पहली बात तो अमेलगमेशन का मतलब होता है 1 या 2 कंपनी साथ में मिल रही है। कंडीशन रहेगी कि सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है,
सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, और एटलीस्ट 75% स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं ना, अमेलगमेटिंग कंपनी के बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स 75%, एटलीस्ट 75% तो उनके शेयर होल्डर्स अमेलगमेटेड कंपनी में शेयर होल्डर रहेंगे। डीमर्जर का केस करें, एक कंपनी अलग अलग हो रही है, अपने अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग एक कंपनी का रूप दे रही है, उसको बोलते हैं डीमर्जर। इसमें क्या होगा ना, अब वो जो यूनिट्स हो रही है वो सेपरेटली क्या हो रही है, सेपरेटली ऑपरेट कर रही है, और 75% ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी के दो पार्ट हैं, तो एक पार्ट के जितने शेयर होल्डर्स है ना, उनके 75% रिजल्टिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अगर आप बॉन्ड डिवेंचर का कन्वर्जन करते हैं शेयर्स में तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। प्रेफरेंस शेयर का अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्जन करते हैं तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। या फिर कोई अपना रिवर्स मॉर्गेज में अपना एसेट को ट्रांसफर करता है तो उसको भी ट्रांसफर अपन नहीं मानेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सर, आपने ये बोल दिया कि 1 साल तक होल्ड करोगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म, 2 साल तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म। तो ये सर हम काउंट कहाँ से करेंगे? तो परचेज की डेट से सेल की डेट तक अपने टाइम काउंट करने वाले हैं। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल का अपने टाइम काउंट करने वाले हैं कि भाई 1 साल रखा है, 2 साल रखा है, कितना इसको एसेट को अपने पास ने रखा है। अब मेरी बात समझना, कुछ बातें सर, कोई एसेट ऐसी थी जिसको पहले भी ट्रांसफर किया था पर उसको उस समय ट्रांसफर माना नहीं था, मतलब सब्सिडरी ने अपने होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया था या इंडिविजुअल एचएफ ने विल या गिफ्ट में उस एसेट को ट्रांसफर किया था, तो उसको उस समय तो ट्रांसफर माना नहीं। अब उसको परचेज डेट क्या मानेंगे? जब उसको एसेट ट्रांसफर किया था और ट्रांसफर माना नहीं था वो वाली डेट मानेंगे, या जो पहले वाला जो ओनर था उसने जब खरीदा था वो वाली डेट मानेंगे? आंसर इज जो पहले वाला ओनर था ना, उसने जब खरीदा था वो वाली डेट मानेंगे, डेट ऑफ परचेज। और अभी आप जब सेल कर रहे हो वो वाला डेट मानेगा आपका डेट ऑफ ट्रांसफर। इन दोनों के बीच में अपन गैप डिसाइड करेंगे। अगर 1 साल का है तो शॉर्ट टर्म, या फिर 2 साल का है तो शॉर्ट टर्म, या फिर इनसे ज़्यादा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब प्रीवियस ओनर का डेट ऑफ परचेज ही माना जाएगा आपका डेट ऑफ परचेज। ओके चलिए, या फिर आपने क्या किया है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया आपने, या फिर आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है एसेट का, या एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले, या आपका कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है, तो इस दिन में आपका डेट ऑफ परचेज तो जो ही होगा जो आपने एसेट जब खरीदा है। सर डेट ऑफ सेल कब मानेंगे? डेट ऑफ सेल आपका मानेंगे जिस दिन आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, आपको लिक्विडेशन, आपकी कंपनी लिक्विडेशन में गई है, या आपका जब कन्वर्जन हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में, आपका कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में जब कन्वर्जन हुआ है, वो वाला ही डेट आपका डेट ऑफ सेल माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सर, हम कैपिटल गेन कैसे निकालने वाले हैं ये एक बार चार्ट देख लीजिएगा फटाफट से। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जितने में बेचा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लेंगे, ट्रांसफर करने का कोई एक्सपेंस हुआ तो वो लेस कर देंगे, अपने पास आ जाएगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से अपन ने कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, अगर इंडेक्सेशन लगता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, इंडेक्स क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, बट आप अभी ध्यान रख लो, जितने में आपने खरीदा वो लेस कर देंगे। आपने उसके ऊपर कुछ नया काम करवाया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे कि बिल्डिंग पे आपने रिनोवेशन करवा दिया, उसका खर्चा भी आप लेस कर देंगे। अब आपके पास जो बचेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। अब वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होगा वो आप पे डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। अगर आपने उसको 2 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ऊपर का तो लॉन्ग टर्म। ये बात कर रहा हूँ बिल्डिंग के केस में ना। बाकी अगर आपका लिस्टेड शेयर्स वगैरह है तो 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका माना जाएगा। अब इंडेक्स क्या होता है ना कि टाइम टू टाइम महंगाई बढ़ती जाती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि जो आज का 100 रुपये है वो 23-24 का, जैसे 2001-2 का 100 रुपया 23-24 का 348 रुपये के बराबर है, 2001-2 का 100 रुपया 24-25 का 363 रुपये के बराबर है। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। मतलब इससे आप एडजस्ट करिए, जैसे कि वहाँ का अगर मान लीजिए आपने उस टाइम 100 रुपये में चीज़ खरीदी थी तो आज उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 363 मानेंगे, मतलब यहाँ पे आप 363 रुपये लेस करोगे कि हमने 363 में उसको खरीदा था। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना पता लगेगा आपको, जैसे कि आपने अभी ये चीज़ 500 में बेची है और 2001-2 में आपने उसको 100 में खरीदा था, ठीक है। आपने ट्रांसफर का कोई खर्चा नहीं किया, आपका 500 नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। अब कितना 100 में खरीदा, अपन 100 लेस करेंगे तो अपने पे 400 पे अपन को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलती है भाई महंगाई बढ़ी है, एक काम करो उस दिन का 100 रुपये आज का 363 रुपये, तो आप 363 रुपये लेस कर दो यहाँ से, तो आपको टैक्स कितने पे देना है,
137 रुपये पे आपको टैक्स पे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये है इंडेक्सेशन का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ एसेट ऐसी है जिसपे आपको इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, कुछ एसेट ऐसी है जिसपे महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है भाई इसका जो आपने जितने में खरीदा है उतना ही आपको लेस करना है। पहला बॉन्ड डिबेंचर, अगर बॉन्ड और डिबेंचर है तो आपको जितने में खरीदा है उतना ही आपको लेस करना है, इसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है या सवर्निन बॉन्ड है तो आपको मिल जाएगा इंडेक्सेशन, अदरवाइज आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। डेप्रिशिएबल एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 112A वाले अगर आपको एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और स्लम सेल के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया तो उसका भी इंडेक्सेशन मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपने मान ली बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाया, कब करवाया आपने 10 साल पहले कराया, उस समय इंडेक्सेशन का रेट था मान लीजिए 250 रुपये, अभी 363 रुपये, मतलब वहाँ का 250 आज का 363 के बराबर है। तो क्या करेंगे, इंटू 363 डिवाइड बाई 250, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। अब मेरी बात समझना और देखना, 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी एसेट हो, चाहे आपका कोई भी एसेट हो, आपको 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने हटा दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।